हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर। तो आज है 11 दिसंबर और एग्ज़ाम है आप लोगों का 14 और 15 दिसंबर को। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बस ये जो 2 दिन है रिवीजन कीजिए मन लगाकर और सबका जो सीटेट क्वालिफाई होगा। आज हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सुलेमान और कीर्तन की पहाड़ी। जितना ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि चीज़ें जो है याद रहेगी और एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा वैसे ही याद आएगा और क्वेश्चन छटाक से सॉल्व होगा। तो जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे सीटेट हर एक बार जो है क्वेश्चन पूछती है। सुलेमान और कीथर की पहाड़ी। सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया। गेहूं और जौ जो फसल है इसको सबसे पहले कहाँ उपजाया गया? तो सुलेमान और कीथर की पहाड़ियों में। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ को सबसे पहले कहाँ उपजाया गया? तो सुलेमान और कीथर की पहाड़ियों में। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका जो है एक प्रकार की गुफा है जो मध्य प्रदेश में स्थित है और नर्मदा नदी के पास स्थित है भीमबेटका गुफा। और किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। इस चीज़ को याद रखना है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास। फिर है बुर्ज होम। बुर्ज होम मतलब क्या होता है कि बुर्ज होम यहाँ के लोग जो गड्ढे के नीचे घर बना कर रहते थे और उसी घर को क्या कहा जाता था? तो गर्तावास कहा जाता था। गर्तावास कहा जाता था जो लोग गड्ढे के नीचे अपना घर बनाकर रहते थे। वहीं बुर्ज होम में इसका जो साक्ष्य मिला है। और बुर्ज होम कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? कश्मीर में। मेहरगढ़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। मेहरगढ़ में क्या मिला है? मेहरगढ़ में चौकर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। चौकर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। यहीं पे जो मृत्यु के बाद कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान या जानवर को दफनाया जाता था, क्योंकि इन लोग को लगता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो मृत्यु के बाद भी जीवन पर विश्वास रखते थे यहाँ के लोग। यहाँ से जो एक साक्ष्य प्राप्त हुआ जिसमें मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। तो मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया, यह साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ का एक खासियत क्या है कि यहाँ पे चौकर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। और यहाँ जब आदमी मर जाता था तो मृतक के साथ जो कुछ सामान या जानवर को भी दफनाया जाता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़, याद रखिएगा। फिर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कपड़े का टुकड़ा मिला है और चांदी का फूलदान मिला है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? रिलैक्स होकर वीडियो को देखिए और ध्यानपूर्वक सुनिए, ताकि वीडियो देखते टाइम ही जो चीज़ें याद हो जाए। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जितना टेंशन लीजिएगा उतना जो है चीज़ें आप लोग भूलते जाइएगा। टेंशन नहीं लेना है। सीटेट एक क्वालिफाइंग पेपर है। हर एक 6 महीने पे सीटेट जो अपना फॉर्म निकालती है और आप लोग भरिए। सीटेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। जितना टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन जितना लीजिएगा उतना जो है दिमाग अस्थिर हो जाएगा और चीज़ें जो भूल जाइएगा। तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? विशाल स्नानागार, उसके बाद कपड़े का टुकड़ा, फिर चांदी का फूलदान। कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा और लोथल से क्या मिला है? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा और लोथल से। अब पढ़ते हैं हम लोग हड़प्पा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में क्या क्या जानना है जो इंपॉर्टेंट है? पत्थर की मोहरें बनते थे। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहर जो पत्थर से बनाए जाते थे। मोहरों का आकार लगभग आयताकार होता था। मोहरों का आकार जो है ज़्यादातर आयताकार ही देखने को मिला है। मोहरों पर जानवरों का चित्र मिलता था। मोहरों पर किसके चित्र मिलते थे? तो जानवरों के। लाल मिट्टी के बर्तन बनते थे। यहाँ पे लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे जिसमें जो है काले रंग का डिजाइन किया जाता था। मिट्टी का बर्तन बनता था जो लाल कलर का बनता था, उसमें लाल कलर के बर्तन में जो है काले रंग से डिजाइन किया जाता था। यह जो साक्ष्य मिला है हड़प्पा सभ्यता से मिला है। यह सभ्यता का आकार जो था त्रिभुजाकार था। इस सभ्यता का आकार लगभग क्या था? त्रिभुजाकार था। इस चीज़ को याद रखिएगा। दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता को खोजा। इस सभ्यता का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी से। ये एक ट्रिक है कि कोई चीज़ आप लोग आपका अगर कोई हड़प लेगा तो आपको क्या आएगा? दया आएगा। अगर कोई आदमी किसी का कोई चीज़ हड़प लेता है तो आपको उसके प्रति क्या आता है? दया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने 1921 में की। वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में ये है। वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में। और ये सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस सभ्यता को जो है इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले कौन जानकारी दिया था? तो इस मेसन द्वारा दिया गया था 1826 में। 1826 में ही जो चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता के बारे में बताया था, पर उतना सीरियसली लिया नहीं गया। फिर जो है दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता के बारे में बताया। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भुर्ज वृक्ष। इसे जो सीटेट में बहुत बार प्रश्न देखने को मिला है। भुर्ज वृक्ष, इसकी छाल का इस्तेमाल पांडुलिपि बनाने में किया जाता था। पांडुलिपियाँ जो बनती थी ये जो भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से बनती थी। और यह कहाँ मिलता है? तो हिमालय क्षेत्र में ये जो भुर्ज नामक वृक्ष मिलता है। और इसका जो उपयोग, इसके छाल का उपयोग पांडुलिपि बनाने में किया जाता था। पांडुलिपि क्या है? इसमें जो राजाओं के जीवन का इतिहास के बारे में बताया जाता है, धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताया जाता है, विज्ञान और औषधियों के बारे में बताया जाता है। बेसिकली यही चीज़ जो है याद रखना है कि पांडुलिपि है क्या, पांडुलिपि में क्या होता है। तो पांडुलिपि जो है एक प्रकार का ग्रंथ है
इसमें जो राजाओं के जीवन का इतिहास, धार्मिक मान्यता, विज्ञान, औषधि, इन सभी के बारे में बताया जाता है। यह जो प्राय हाथ से लिखी जाती थी, पांडुलिपियों के बारे में एक खासियत है कि ये जो है हाथ से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं और मैन्यूस्क्रिप्ट जो है एक लैटिन भाषा मेनू से बना है। मैन्यूस्क्रिप्ट किससे बना है? लैटिन भाषा मेनू से बना है। पांडुलिपि जो मुख्यतः 3 भाषा में प्राप्त हुई थी, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। इन तीनों भाषा में जो है पांडुलिपि देखने को मिली है। उसके बाद अभिलेख, अभिलेख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता था। अभिलेख किस पे उत्कीर्ण किया जाता था? तो धातु जैसी कठोर सतहों पर या फिर पत्थरों पर। और अशोक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा अभिलेख देखने को मिले हैं। इस चीज़ को याद रखना है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरंभिक नगरों का उदय, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे जो है आरंभिक नगरों का उदय हुआ है। 4700 वर्ष पूर्व इसका जो उदय हुआ है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। मुख्यतः इसकी जो 5 सहायक नदियाँ थी, कौन कौन? सतलज, रावी, झेलम, ब्यास, चिनाब। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सहायक नदियों का नाम है सतलज, रावी, झेलम, ब्यास, चिनाब। याद रखना है। 5 नदियों के प्रदेश को पंजाब कहा जाता है। इसके अलावा सरस्वती नदी भी यहाँ पे देखने को मिली है। कुल 7 नदियाँ मिलती है, इसलिए इसे सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। पांडुलिपि के बारे में हम लोग अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं कि भुर्ज नामक वृक्ष के छाल से जो है पांडुलिपियाँ बनाई जाती थी। वृक्ष की छाल तथा पत्तों पर जो लिखा जाता था, अधिकतर भुर्ज नामक वृक्ष के छाल पर ही लिखा जाता था। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो लैटिन भाषा से निकला है, जिसका जो अर्थ होता है हाथ से लिखा गया। भुर्ज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक वृक्ष है। फिर हम लोग देखते हैं पुरापाषाणिक स्थल। पुरापाषाणिक स्थलों में क्या है? एक भीमबेटका। भीमबेटका से क्या मिला? यहाँ से शैलाश्रयों के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। शैलाश्रयों के यहाँ जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका एक गुफा है जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद कुरनूल, कुरनूल भी जो एक पुरापाषाणिक स्थल है। यहाँ से जो राख का प्रमाण मिला है। यहाँ से किसका प्रमाण मिला है? राख का प्रमाण मिला है। फिर नवपाषाणिक स्थलों को देखते हैं। महागढ़ा, महागढ़ा एक नवपाषाणिक जो स्थल है। यहाँ पे जो मिट्टी पर मवेशियों के खुरों के निशान मिले हैं। कहाँ से? महागढ़ा से। फिर चिरान, चिरान कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। चिरान में जो जानवरों की हड्डियों से बने औजार मिले हैं। और चिरान कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। ये जो है एक नवपाषाणिक स्थल है, चिरान और महागढ़ा। अब फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, दक्षिणापथ के स्वामी। दक्षिणापथ के स्वामी कौन होते थे? सातवाहन राजवंशों के शासकों को कहा जाता था। जो सातवाहन राजवंश होते थे, वहाँ के शासकों को क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। राजा का नाम क्या था दक्षिणापथ के स्वामी का? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। इस चीज़ को याद रखना है। फिर उत्तरापथ के स्वामी, पाल वंश के शासक को क्या कहा जाता था? तो उत्तरापथ के स्वामी कहा जाता था, पाल वंश के शासकों को। और यहाँ के राजा का नाम क्या था? तो धर्मपाल। अलवारों के भक्ति गीतों का संग्रह किसमें देखने को मिलता है? दिव्य प्रबंधन ग्रंथ में। अलवारों के भक्ति गीतों का जो संग्रह किसमें देखने को मिलता है? तो दिव्य प्रबंधन ग्रंथ में। विष्णु के प्रति भक्ति का भाव रखते थे अलवार, और अलवार संतों की संख्या 12 थी। इसको याद रखिएगा कि अलवार संतों की संख्या कितनी थी? लगभग 12। नयनारों के भक्ति गीतों का संग्रह, नयनारों के जो भक्ति गीतों का संग्रह किसमें किया गया? तो तेवरम ग्रंथ में और तिरुवाचकम में। तेवरम ग्रंथ में और तिरुवाचकम में जो है नयनारों के भक्ति गीतों का संग्रह किया गया है। संतों की संख्या 63 थी। शिव के प्रति ये लोग जो है भक्ति भाव रखते थे। फिर देखते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछे गए इसी टेट में। तो महालवाड़ी जो है, महालवाड़ी बंदोबस्त जो कैप्टन हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। महालवाड़ी बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया था? कैप्टन हॉल्ट मैकेंजी ने स्टार्ट किया था। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों में लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था को जो है, महालवाड़ी बंदोबस्त को बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत में स्टार्ट किया गया था। और किसने स्टार्ट किया था? तो कैप्टन हॉल्ट मैकेंजी ने। 1822 में ये स्टार्ट हुआ और टैक्स कलेक्शन का पदभार गाँव के मुखिया को दिया गया। जो टैक्स यहाँ से वसूला जाता था उसका पदभार किसको दिया गया? मुखिया को, गाँव के मुखिया को। कब? महालवाड़ी 22 में जो स्टार्ट हुआ इसी में, याद रखना है इसको। फिर देखते हैं भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता है। भारत जो है हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता है। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये चीज़ कहा था कि भारत जो है हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता है। भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, ये चीज़ किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखना है इस पॉइंट को। फिर देखते हैं इनाम गाँव के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनाम गाँव। क्या बताया गया इनाम गाँव के बारे में? घोड़ नदी के किनारे स्थित, जो कि भीमा नदी की एक सहायक नदी है। इनाम गाँव जो है घोड़ नदी के किनारे स्थित है, जो कि भीमा नदी की एक सहायक नदी है। यहाँ के लोगों को ज़मीन पर सीधा दफनाया जाता था और उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। इनाम गांव का खासियत है कि यहाँ जो है लोगों को ज़मीन में सीधा दफनाया जाता था और इसका सिर जो है उत्तर दिशा की ओर होता था। और घोड़ नदी के किनारे स्थित है, और घोड़ नदी जो है भीमा नदी की एक सहायक नदी है। अश्वमेध यज्ञ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जो सीटेट क्वेश्चन पूछ चुकी है, याद रखिएगा इसको। अश्वमेध यज्ञ को राजा के प्रमुख प्रतीक था। अश्वमेध यज्ञ जो था राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था, याद रखना इस चीज़ को। राजा के वाचन कौन करता था? सारथी। राजा के उपलब्धियों का वाचन कौन करता था? सारथी करता था। राजा के उपलब्धियों का वाचन कौन करता था? सारथी। राजा के बैठने का आसन बाघ की खाल से बनाया जाता था। राजा जिसमें जो बैठ के यज्ञ करता था वो बाघ की खाल से बनाया जाता था। फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
पुराना किला स्थित है कहाँ, तो दिल्ली में स्थित है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास स्थित है। और अत्तिरी रंजी खेरा उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है। 3 जनपदकालीन बस्तियाँ ये तीनों है, तीनों क्या है, जनपदकालीन बस्तियाँ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं महाजनपद, काफ़ी इंपॉर्टेंट महाजनपद। 2500 साल पहले महाजनपदों का उदय हुआ और 16 महाजनपद हैं। लोहे का उपयोग स्टार्ट हो गया था कृषि में। महाजनपद के काल में ही जो है लोहे का उपयोग हो गया था किसमें, कृषि में। हल लोहे के बनने लगे थे, हल जो था लोहा का बनने लगा था, इससे महाजनपद के काल में ज़्यादा होने लगी थी। कृषि में जो लाया गया हल का प्रयोग होने लगा तो इससे जो है फसल में ज़्यादा जो उपजाऊ होने लगा फसल का, इससे जो है लाभ होने लगा। मगध एक महान शक्तिशाली जनपद था। अच्छी तरह से बोला गया मंत्र जो है उसे सूक्त कहा जाता था। जो अच्छी तरह से बोला जाता था उसे सूक्त कहा जाता था। होता है कृषि भी करते हैं और व्यवसाय भी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, वार्ता कहते हैं। पुराण मतलब होता है पुराना या ओल्ड। ये सब जो शब्द दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। वैदिक काल, वैदिक काल में जो चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन मिले हैं वैदिक काल से, इन बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी भी देखने को मिली है। आहत सिक्के चांदी और तांबे के बनते थे। आहत सिक्के किसके बनते थे, तो चांदी और तांबे के बनते थे आहत सिक्के। लगभग 2500 वर्ष पूर्व इनका जो है निर्माण हुआ था। धातु को गलाकर बनाना ही जो है आहत सिक्का है। धातु को गलाकर जो बनाना होता है वही है आहत सिक्का का अर्थ। आहत मतलब होता है धातु को गलाकर सिक्का बनाना, वही है आहत सिक्का। भाग नामक कर, उपज का 1/6 कर लिया जाता था भाग नामक कर में। अजातशत्रु जो है बज्जी पे आक्रमण करने की सलाह हेतु अपने मंत्री वर्षकार को बुद्ध के पास भेजा। मगध की जीत के कारण जंगलों का अधिकारित उपजाऊ भूमि, लोहे का खान, ये सब जो था मगध की जीत का कारण था। वृष्टिकर, वृष्टिकर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बगैर परिश्रमिक दिए हुए लिया गया कर, मतलब बगैर परिश्रम किए हुए दिया गया कर, उसी को क्या कहा जाता था, वृष्टिकर। जबरन शर्म के रूप में एकत्र किया जाता था। यहाँ बताया गया है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ी है। तो देखिए यहाँ पे जो एक गारो है पहाड़ी है और एक है विंध्य पहाड़ी, दो पहाड़ी है। किस दिशा में स्थित है, तो उत्तर पूर्व में स्थित है। कौन, तो गारो की पहाड़ियाँ, और मध्य भारत में कौन है, विंध्य की पहाड़ी। इन क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ। इन क्षेत्रों में किसका विकास हुआ, तो इन जो क्षेत्रों में है कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मिल गया कि चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, तो विंध्य की पहाड़ी में, याद रखेगा। और वहाँ पे जो ऊपर हम लोग भी पढ़े जौ और गेहूँ कहाँ उपजाया गया, तो सुलेमान और कृथर की पहाड़ी में जौ और गेहूँ। और चावल पूछ लेगा कि चावल कहाँ उपजाया गया सबसे पहले, तो विंध्य की पहाड़ी में। और वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। जहाँ चावल उपजाया गया था वह स्थान क्या है, विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो देखिए इस पॉइंट से भी 2-4 प्रश्न बन गए। तो क्या प्रश्न बने हैं, गारो तथा मध्य भारत में स्थित जो विंध्य की पहाड़ी है किस दिशा में है, तो पहला नंबर प्रश्न यही है कि उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि गारो तथा विंध्य की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो मध्य भारत में स्थित है, मध्य भारत में स्थित है। इन क्षेत्रों में ही जो है क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। गारो और मध्य भारत की विंध्य की पहाड़ी में ही जो है कृषि का विकास हुआ। और चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया, तो ये प्रश्न भी है कि चावल सबसे पहले जो उपजाया गया वो विंध्य की पहाड़ी में उपजाया गया। और ये स्थान कहाँ है, तो विंध्य के उत्तर में स्थित है। देखिए इस प्रकार प्रश्न जो सीटेट पूछ लेती है। फिर हम लोग देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या है कि इंडिया शब्द। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला। इंडिया शब्द कहाँ से निकला, तो इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि इंडिया का मतलब क्या होता है संस्कृत में, तो सिंधु। तो इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है, और संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस या इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा, इंडिया कहा। तो देखिए ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी इससे पूछा गया है कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला है, तो इंडस से निकला है, और इसको संस्कृत में क्या कहा जाता है इंडिया को, तो सिंधु कहा जाता है। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और जो है यूनानी ने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस या इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा इन्होंने, तो इन्होंने ये कहा कि इस जो नदी के पूर्व में स्थित भूमि है वो क्या है, इंडिया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कालीबंगा के बारे में बताया गया है। कालीबंगा क्या है, राखी गढ़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो याद रखना है कि अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इन जगहों में जो है बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर हड़प्पा के बारे में बताया गया है। यहाँ के लोग जो है मन के बाट और फलक मिले हैं। यहाँ जो है मन के बाट और फलक मिले हैं। यहाँ के लोग मनाता है कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ लोग पत्थर के मोहरे बनाते थे। यहाँ के लोग जो है पत्थर की मोहर बनाते थे। मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बने होते थे। काले रंग के डिजाइन किया गया खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ पर जो हल का प्रयोग भी करते थे। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ के लोग जो हल का प्रयोग भी करते थे। और ये लोग क्या है कि मोहरों पर सामान्यतः जो जानवरों के चित्र बनाते थे और काले रंग से डिज़ाइन किया गया होता था खूबसूरत लाल मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन किसका होता था, लाल, और इसमें जो रंग किया जाता था वो काले रंग से डिजाइन किया जाता था, याद रखना है। फिर मेहरगढ़ जो है
7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इस चीज़ को याद रखना। मोहनजोदड़ो में जो है कपड़े के टुकड़े के अवशेष भी मिले हैं, चांदी का फूलदान भी मिला है, फ्रियोन से बनी तकलियाँ सूत कटाई का संकेत देती है, पक्की मिट्टी भी मिली है, दाढ़ी वाले इंसान की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। तो ये देखिए मोहनजोदड़ो से कितनी सारी चीज़ें मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो से पहला नंबर याद रखना है कि चांदी के फूलदान मिले हैं। दूसरा याद रखना है कि यहाँ से जो कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। याद रखना है क्या क्या, तो देखिए मैं फिर से बता देती हूँ। मोहनजोदड़ो से जो है कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, नंबर 1। दूसरा नंबर है चांदी का फूलदान यहाँ से मिला है। तीसरा नंबर है यहाँ से फ्रेयॉन से बनी तकलियाँ भी मिली है जो सूत कटाई का संकेत करती है। यहाँ जो पक्की मिट्टी भी मिली है। उसके बाद यहाँ क्या मिली है, दाढ़ी बने इंसान की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। तो देखिए 5 चीज़ जो है मोहनजोदड़ो से मिली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप लोग याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं फ्रेयॉन्स। फ्रेयॉन्स मतलब क्या होता है। फ्रियोन्स जो है इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाई जाती है। बाद में इसे जो है नीले रंग की चिकनाई वाली चढ़ाई परत जो है चढ़ाई जाती है। इससे जो है मनके, चूड़िया या छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। तो फ्रियोन्स जो है तैयार किया जाता है कृत्रिम रूप से, और इसको तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर इसका निर्माण होता है, और बाद में जो इसे नीले रंग से जो है रंगाई हो जाती है। इसके फ्रियोन्स से क्या क्या बनते हैं, तो मुख्य रूप से मनके, चूड़िया और छोटे प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज़ में। नेक्स्ट क्या बताया गया है, तांबा। तांबा जो है हड़प्पा के लोग राजस्थान से लाते थे, और पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबा का प्रयोग किया जाता था। याद रखना है तांबा कहाँ से आता था, तो तांबा जो राजस्थान के लोग लाते थे, और पश्चिम एशिया के देश ओमान भी तांबा का प्रयोग किया करते थे। कांसा, टीन और तांबे को मिलाकर जो बनता है वो क्या है, कांसा है। कांसा किस प्रकार बनता है, तो टीन और तांबे को मिलाकर। टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टीन का जो है आयात कहाँ से किया जाता था, तो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोना का आयात आधुनिक कर्नाटक से होता था। सोना का आयात कहाँ से होता था, तो आधुनिक कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। यह नगर जो है 3 भागों में बटा गया है। इसकी धौलावीरा की जो खासियत है, यह जो है नगर 3 भागों में बांटा गया है। प्रकार होते हैं 4। एक होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद में बताया गया है, ऋग्वेद में देवी देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से। सामवेद में संगीत की जानकारी सामवेद से प्राप्त होती है। उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद में हमें यज्ञ कर्मकांडों की जानकारी मिलती है यजुर्वेद से। उसके बाद है अथर्ववेद, अथर्ववेद से जादू टोना की जानकारी प्राप्त होती है। इन चारों वेदों को अच्छे से देख लेना है, इन चारों में से क्वेश्चन आ सकते हैं सीटेट में। बेसिकली इस चैप्टर में ऋग्वेद पे ही फोकस किया गया है, इन तीनों वेद पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, बस इन चारों वेद को जान लेना है कि इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद ऋग्वेद को चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। ऋग्वेद में 3 देवता का महत्वपूर्ण योगदान है या फिर महत्वपूर्ण उल्लेख है 3 देवता का, जिसमें है अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि, इंद्र, सोम का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। तो अग्नि किसको कहा जाता था, आग के देवता को अग्नि कहा जाता था। इंद्र जो था युद्ध के देवता इंद्र को माना जाता था। और सोम जो था, सोम एक प्रकार का पौधा था जिससे खास पेय पदार्थ बनता था, तो सोम एक प्रकार का पौधा है। उसके चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक में है ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राक संस्कृत थी, प्राक संस्कृत। उसके बाद चलिए देखते हैं ऋग्वेद के बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसे सूक्त कहा जाता है। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं ऋग्वेद में हैं और इस प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता था। तो चलिए कितना सूक्त, कितना मंडल, कितना मंत्र है देखते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,600 मंत्र हैं ऋग्वेद में। उसके बाद देखते हैं 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। वह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। जो 150 वर्ष पहले ऋग्वेद जो है भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था, तो यह पांडुलिपि अभी भी पुणे यानी कि महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। उसके बाद ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र मिलता है, जैसे व्यास, सतलज, सिंधु, सरस्वती तथा गंगा एवं यमुना। तो चलिए आगे देखते हैं यमुना के बारे में। जो यमुना है उसका ऋग्वेद में बस एक बार ही उल्लेख मिलता है यमुना का। इस चीज़ को याद रखना है कि यमुना का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिला। तो यमुना का जो यमुना नदी का उल्लेख है ऋग्वेद में एक बार मिला है। उसके बाद जो इस चैप्टर में है, तो इस चैप्टर का एक टॉपिक है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। जो लोग जो थे ना, उसका पहचान जाति, धर्म या इसी नहीं होता था, उसके काम से होता था पहले। तो लोग जो है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, बेसिकली 4 वर्ग था लोगों को बांटने का, लोगों को विशेषता लोगों का बताने का। तो उसमें था ब्राह्मण। जो ब्राह्मण जो था, तो यज्ञ और अनुष्ठान के कार्य ब्राह्मण करते थे। उसके बाद था वैश्य, वैश्य था व्यापारी था। क्षत्रिय जो सेना में था उसे क्षत्रिय कहा जाता था। और शूद्र कहा जाता था दास को। सबसे लास्ट शूद्र है। शूद्र को उतना अच्छा से समाज नहीं देखती थी, शूद्र को दास के रूप में मानती थी। और सबसे अच्छा जो स्थान था समाज में वो ब्राह्मण का था, उसके बाद वैश्य का था, क्षत्रिय का था, और सबसे लास्ट में आपका दास का था। चलिए और एक टॉपिक देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इनाम गाँव। इनाम गाँव को देखते हैं।
इनाम गांव जो है विशेष व्यक्ति की कब्र यहाँ मिली है इनाम गांव में। तो इनाम गांव जो थी 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे बसा एक गाँव है। भीमा की जो सहायक नदी है उसका नाम है घोड़, इसके किनारे ही इनाम गांव बसा हुआ है। उसके बाद यहाँ वैक्स लोगों को पराया गड्ढे में सीधे लेटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर रहता था। इस लाइन को याद रखना है कि इनाम गाँव के जो लोगों को था उसको सीधा लेटा करके दफनाया जाता था, उसका सिर जो था उत्तर की ओर रहता था। उसके बाद है कई बार मृतक के शवों को घर के अंदर ही दफनाया जाता था और खाना खाने तथा पानी पीने का बर्तन सबके पास रख दिया जाता था। तो यहाँ के लोग मानते थे कि आदमी मर जाता है उसके बाद भी जीवन है, उसको दफनाता था तो सोचता होगा कि खाना खाने के लिए उठेगा तो खाना खाएगा, इसलिए पानी पीने के बर्तन, खाना खाने का बर्तन मृतक के साथ उसके शव के साथ अंदर दफनाया जाता था। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है खामोश पहाड़ी कहानी पाषाणों की। खामोश पहाड़ी जो है ये कहानी है पाषाणों की। तो महापाषाण का अर्थ होता है महा मतलब होता है बड़ा और पाषाण मतलब होता है पत्थर, मतलब बड़े पत्थरों से जो काल बना था उसको महापाषाण काल कहा गया था। तो महापाषाणों के युग में दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े व्यवस्थित तरीके से पत्थर लगाए जाते थे। जो यहाँ के लोग मरते थे इसको पत्थर से चारों ओर से घेरा जाता था। ये पत्थर का ही युग था। महापाषाण को बेसिकली पत्थर के युग के नाम से ही जाना जाता था, जैसे कि महापाषाण का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। उसके बाद है महापाषाण बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले प्रारंभ हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट को। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। जो महापाषाण वाला युग था, यह जो प्रथा था दक्कन में, दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित था। उसके बाद कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले, तो कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। यह एक ही प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। तो पुरातत्वविद जब खुदाई करने लगा, ज़मीन का खुदाई करने लगा, तो उसको मिला कि कोई पत्थर जो है खड़ा है, कोई पत्थर जो है सजाया गया अच्छा से कि चिन्ह के रूप में उसका यूज करने लगा। जैसे कि यहाँ पे आदमी का शव है, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों से सजाया गया है, फिर उसको बड़े बड़े पत्थरों से सजाया गया। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 में आप लोग देखिएगा हिस्ट्री का, उसमें एक फ़ोटो भी दिया गया है, उससे भी आप लोग देख के आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद आइए तीसरे नंबर पर। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों या फिर ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। जो मृतक को था तो उसको खास तरह का मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता था। इसको याद रखना, इस पॉइंट को BBI है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, जो यह बताता है कि एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया है। कभी जो है महापाषाण काल में देखा गया था कि एक ही कब्र में 2-4 लोगों 5 लोगों के सब मिले हैं। तो इसका मतलब होता था कि एक ही फैमिली का आदमी अलग अलग समय पे मरा और उसको एक ही साथ एक ही जगह पे दफनाया गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। इसमें एक और पॉइंट है जिसको देखते हैं। बाद में मरने वाले लोगों को पॉट होल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ये जो कब्र होता था यहाँ पे एक होल रहता था, इसी का नाम था पॉट होल। इसी से अंदर लाया जाता था दूसरे शवों को। यहाँ एक, यहाँ 2, यहाँ 3, 4 इस तरह से शवों को रखा जाता था। उसको पत्थर से चिन्हित कर दिया जाता था कि ये मेरे फैमिली का पत्थर, ये फैमिली का ही है, मृतक सब दफनाने का जगह। ऐसे लोग रहते थे पहले। उसके बाद चलिए आइए लास्ट ये पॉइंट में है। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जैसा कि मैं इस फिगर में बताई, पत्थर का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। कि ऐसे करके इस लोग सजा के रखता था कि यह मेरे ही फैमिली का शव का स्थान है, जो पॉट होल के जरिए अंदर आता था और अपने अपने शवों को दफना के देता था। यह चिन्ह के लिए लगाया जाता था। ये जो बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर लगाए जाते थे चिन्ह के लिए, ताकि एक फैमिली का आदमी का सारा सब इसी कब्र में दफन हो सके। नेक्स्ट टॉपिक में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो कैसे हुई थी। जब बुद्ध अपने घर से टहलने के लिए बाहर निकले तो 4 व्यक्ति को देखे। 4 व्यक्ति में था एक बुजुर्ग, एक बीमार, मृत और साधु। जो बुजुर्ग था वो अपना परेशानी में था, उठने बैठने नहीं पा रहा था, बीमार था, बहुत परेशान रहता था। उसको देखा। फिर बीमार व्यक्ति को देखा कि उसके पीछे पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, बीमार है, चलने फिरने में असमर्थ है। और एक मृत आदमी को देखा कि मर गया, इतना जीवन में संघर्ष किया, सब कुछ किया और 4 लोग उसको उठा के ले जा रहे हैं उसको जलाने के लिए। फिर उन्होंने साधु को देखा, एकदम मस्त था, मगन था, उसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं था, अपना वो भगवान का पूजा करता था, साधु संत था, बड़ा मस्त मगन खुश था दुनिया में। तो देखा कि कितना खुश है। तो इन 4 लोगों को देख करके बुद्ध का दिमाग में, जो ज्ञान की प्राप्ति का बाद है, घर से बाहर जाने के बाद दिमाग में आने लगा। फिर है जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में वे ज्ञान प्राप्त करने हेतु गृह त्याग कर दिया। जो इन 4 व्यक्तियों को देखे उसके उनके दिमाग में गृह त्याग करने का ख्याल आया और 29 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त करने हेतु इन्होंने गृह को त्याग दिया। फिर है 35 वर्ष की आयु में बोधगया के निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो गृह त्याग किया 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया और 35 वर्ष में इन्होंने निर्जना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगभग 6 साल के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इस चीज़ को याद रखना कि निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। लगभग 6 वर्ष की आयु में
इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद एक पॉइंट, इसके बाद वह बुद्ध कल आए तथा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ में अपना उपदेश को ही तो वो उनके साथियों को दिया, जो सारनाथ में प्रथम उपदेश इन्होंने दिया ज्ञान प्राप्ति के बाद। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे। उससे पहले इन्हें इनका नाम था सिद्धार्थ, जो उनके बचपन का नाम था, और इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो इन्हें लोग बुद्ध कहलाने लगे। उसके बाद इन्होंने जो पहला उपदेश था वो ही तो उनके साथियों को दिया। इनके दो प्रिय जो छात्र थे, प्रिय शिक्षक थे, उनका एक नाम था अली, एक का नाम था आनंद। तो चलिए इन दोनों को भी याद रखना है, आनंद और उपाली को। उसके बाद है बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। बुद्ध की क्या प्रमुख शिक्षाएं थे, इसको याद रखना ही रखना है, इससे क्वेश्चन आता ही है सीटेट में। तो इन जो शिक्षा को, तीनों शिक्षा को याद करना है, इनसे जो है कथन कारण वाला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए शिक्षा 3 के नंबर 1, जीवन कष्टों से भरा है और यह इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। जीवन जो है कष्टों से भरा है और यह जो है इच्छा और लालसाओं के कारण ही होता है कष्ट आदमी को। उसके बाद है दूसरा नंबर, इस लालसा को बुद्ध ने तृष्णा कहा। जो ये लालसा था आदमी का, इच्छा लालसा, इसको गौतम बुद्ध ने क्या कहा, तृष्णा। उसके बाद तीसरा नंबर, इसका समाधान आत्मसंयम है। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 6 जुलाई में जो 2024 में एग्जाम हुआ था, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन मानता है कि मरने के बाद भी जीवन है। तो गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा में बताया है कि इसका समाधान आत्मसंयम है। हमारे कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो इन तीनों शिक्षा को जो याद रखना है, गौतम बुद्ध की शिक्षा। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक में पाणिनि जो है संस्कृत भाषा व्याकरण के रचनाकार है। संस्कृत भाषा के व्याकरण का रचनाकार जो है पाणिनि है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक जैन धर्म। जैसे गौतम धर्म को पढ़ा याद किया, वैसे ही जैन धर्म को भी पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हूँ। तो देखिए चलिए जैन धर्म पढ़ते हैं। जैन धर्म जो 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर थे। महावीर का जो नाम था वर्धमान था। 24वें अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जो थे वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर को त्यागा और जो गौतम बुद्ध था उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर को त्यागा। और ये जो है जैन धर्म के महावीर स्वामी, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा। 12 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, मतलब यह निकले 30 साल में और गौतम बुद्ध 29 साल में। लगभग 2 साल का डिफरेंस आता है कि ये 2 साल बाद घर पे आ गए। तो गौतम बुद्ध को 6 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई और जो महावीर स्वामी को है 12 वर्ष में, यानी डबल टाइम लग गया इनको ज्ञान की प्राप्ति करने में। उसके बाद इन्होंने भी अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी है। जो पहले जो ज्ञानी आदमी होते थे, जो अपना सिद्धांत देते थे, वो ज़्यादातर प्राकृत भाषा में ही देते थे। इन्होंने भी अपना ज्ञान जो है प्राकृत भाषा में दिया। उसके बाद क्या है, जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो 1500 वर्ष पूर्व ही गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। इसको भी याद रखना। उसके बाद चलिए इनका टॉपिक, एक पॉइंट ये है कि इनका जो जन्म है कुंडग्राम में होता है और कुंडग्राम कहाँ है, वैशाली जिला में बिहार राज्य में स्थित है कुंडग्राम। उसके देखिए बौद्ध धर्म के नियम किस ग्रंथ में मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट में 4-5 बार इस पॉइंट को एकदम हूबहू उठा के पूछा गया कि बौद्ध धर्म के नियम जो है किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसको याद रखना है कि विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के नियम किस ग्रंथ में मिलता है, तो विनय पिटक में। उसके बाद जैन शब्द बना। तो जैन शब्द जो है कैसे बना, संस्कृत के जिन शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द का अर्थ होता है, जैन शब्द जो बना है जिन शब्द से, जो जिन निकला है संस्कृत भाषा से निकला, जिसका अर्थ होता है विजेता। उसके बाद चलिए महावीर ने जो अपना उपदेश दिया है उसको देख लेते हैं। महावीर का प्रथम उपदेश जम्बिक ग्राम जो राजगीर में स्थित है वहीं उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। उसके त्रिरत्न सिद्धांत में महावीर स्वामी ने ही दिए हैं। उसमें है सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, जो है महावीर स्वामी ही दिए हैं। महावीर स्वामी जो है 2 गुटों में बट गया था। जैन धर्म जो है 2 गुटों में बट गया था, एक था दिगंबर और दूसरा था स्वयंवर। इन सब चीज़ों को याद रखना है, सीटेट क्वेश्चन उससे बार बार पूछती है। उसके बाद यहाँ है बौद्ध ग्रंथ जो है 3 भाग में बटा हुआ था। एक था विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अधिधम्म पिटक। तो विनय पिटक में जीवन की घटनाओं का उल्लेख जो है विनय पिटक में किया गया है। उसके बाद दूसरा है सूत पिटक। सूत पिटक में जो है संघ के नियम के बारे में बताया गया है सूत पिटक में। और अधिधम्म पिटक जो है इसमें आध्यात्मिक विचार को रखा गया है। तो इन तीनों बौद्ध ग्रंथ को याद कर लेना है, क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे बौद्ध ग्रंथ के बारे में। उसके बाद चलिए देखते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में शिक्षाएं कैसे होती थी। तो नंबर 1 इनको भी याद करना है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म की शिक्षाएं। तो शिक्षा में नंबर 1 है अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन करना तथा किसी भी जीव की हत्या ना करना। दूसरे नंबर भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना एवं चोरी नहीं करना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना। इन दोनों को पढ़ लेना है, याद रखना है इन दोनों को। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक में संघ। तो संघ किसको कहता था, महावीर तथा बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो दोनों का मानना था, बौद्ध का भी और महावीर स्वामी का भी, कि ज्ञान का अगर प्राप्ति करना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। विनय पिटक में जो था संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। संघ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी तथा मजदूर प्रवेश ले सकते थे इस संघ में। उसके बाद है आश्रम व्यवस्था। जो आश्रम व्यवस्था है देखिए उसको पढ़ते हैं। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जब फैल रहे थे तब ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। जो ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम व्यवस्था में क्या है, एक है आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचारी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह आशा की जाती थी कि वह सादा जीवन बिताए तथा वेदों का अध्ययन करे, ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था में। उसके बाद एक गृहस्थ के लिए क्या था कि विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या है, जंगल में रहकर साधन करना। जंगल में रहकर साधना करना, जो जंगल में रहते थे वो भी इस धर्म में ले सकते थे, आकर के ज्वाइन कर सकते थे इसको, वानप्रस्थ, जंगल में रहकर साधना करना। उसके बाद एक सन्यास जो है सब त्याग कर सन्यासी बन जाना है। इसमें 4 प्रकार के बताए गए हैं। क्या बताएंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास, जो ये सब है आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आता था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जरयुस्त जो था, जरथुल जो था एक ईरानी पैगंबर थे। इनको याद रखना है, सीटेट में 2-3 बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। जो जरथुल था एक ईरानी पैगंबर था। इसकी शिक्षाओं का उल्लेख जैन अवस्था नामक ग्रंथ में होता है। तो यही पूछेगा कि जैन अवस्था किसने लिखा, जैन अवस्था के रचनाकार कौन है, तो जरथुल। उसके बाद इसकी भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा एवं रीति रिवाज से काफ़ी मिलते जुलते हैं।
उसके बाद है इसमें मूल शिक्षा है सद्विचार, सद्वाचन तथा सद्कार्य। इन सब चीज़ों को याद रखना है कि जैन अवस्था में क्या क्या बताया गया है और जैन अवस्था की जो रचनाकार है जयथुल है। तो उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक में है अशोक का धम्म। अशोक का धम्म बहुत वीवीआई है, इससे कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं जो कथन कारण वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए इसके 2-3 पॉइंट्स को देख लेते हैं। किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, यह अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए चलाया गया था। जो अशोक का धम्म था इसमें किसी देवी देवता का पूजा नहीं था, इसमें कर्म कांड की आवश्यकता भी नहीं थी, यह अपनी प्रजा को शिक्षा देने के लिए चलाया गया था। उसके बाद इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है। जो अशोक का धम्म है इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इस शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए अशोक ने धम्म महामात अधिकारी की नियुक्ति की थी। इस धर्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए अशोक ने धम्म महामात अधिकारी की नियुक्ति की थी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है अशोक के धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस दूत भेजे थे। अशोक जो अपना धम्म का प्रचार प्रसार विश्व में करना चाहता था, इसके लिए उन्होंने अपने दूत को सीरिया, मिस्र और ग्रीस भेजे थे। उसके बाद है अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य के हेतु श्रीलंका भेजे थे। जो अशोक थे अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अपना बौद्ध धर्म अपना जो है अशोक का धम्म जो है उसको प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट है जो पिछले चैप्टर की है और मैं इसको याद करने के लिए नोट्स कर ली थी, आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। देखिए कुंडल की गुफा जो है आंध्र प्रदेश में, यहाँ जो है राख का अवशेष मिला है। उसके बाद भीमबेटका जो है इसमें शैल चित्रकला का उल्लेख मिलता है। उसके बाद अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का जो कलिंग युद्ध है, अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए इस युद्ध को लड़ा था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन युद्ध में खून खराबा देखकर उसने निर्णय लिया कि भविष्य में वो कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। कलिंग का युद्ध ही लास्ट युद्ध था अशोक का और इसमें जो बहुत सारा खून खराबा हुआ, यही देख करके अशोक ने निर्णय लिया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को देखा गया है जिसको वेल्लाल कहा जाता है। बड़े भूस्वामी जिसे वेल्लाल कहा जाता है। साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूरों दासों ये लोग कडेसियर और अदमाई कहलाते थे। तो इसमें बेसिकली ये याद रखना है कि तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी रहते थे उनको वेल्लाल कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है सीटेट में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद साधारण हलवाहों को उनवार और भूमिहीन मजदूर दासों को कडेसियर और अदमाई कहा जाता था। इन दोनों टॉपिक्स को याद कर लेना है। दोनों जो पॉइंट है तमिल क्षेत्र में दोनों भी आई है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम भोजक। ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है। ग्राम भोजक जो है गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। गांव का जो प्रधान होता था उनको ग्राम भोजक कहा जाता था। यह गांव का प्रधान होता था और अक्सर यह एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। जो ये जो ग्राम भोजक वाला पद था ये आनुवांशिक पद था। उसके बाद है यह गांव में कर वसूलता और राजा को देता था। यह जो गांव में टैक्स को वसूलता था और राजा को देता था, कौन? तो ग्राम भोजक। उसके बाद है ये कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करता था। जो ये ग्राम भोजक थे कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कृषक, स्वतंत्र कृषक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। छोटे किसान जो होते थे वो स्वतंत्र कृषक कहलाते थे। इनका अपना ज़मीन होता था और अपना खेती बाड़ी करते थे और इनको कहा जाता था गृहपति। इसको याद रखना कि स्वतंत्र किसान को गृहपति कहा जाता था। उसके बाद दास या कर्मकार। इनके पास स्वयं की ज़मीन नहीं होती थी और ये दूसरों की ज़मीन पर कार्य करते थे। उसके बाद है कुछ लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार तथा कुछ दास कर्मकार भी कहलाते थे। कुछ जो लोहार थे, कुम्हार थे, बढ़ई थे, बुनकर थे, इन लोगों को दास कर्मकार कहा जाता था। इनका स्वयं का ज़मीन नहीं होता था, ये दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक है संगम साहित्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। सीटेट से इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसमें है तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। जो तमिल की प्राचीन रचना है उनको ही संगम साहित्य कहा जाता है। 2300 साल पहले इसकी रचना की गई थी तथा इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि मुवेदोरो के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन हुआ है। मदुरै में जो एक कवियों का संकलन था मदुरै में, तो वहीं जो इनका संकलन किया गया था, इसलिए इसको संगम साहित्य कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आहत सिक्के। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं सीटेट में। तो आहत सिक्के जो सबसे पुराना सिक्का आहत सिक्का है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियां आहत छिद्रित रूप से बनाए जाते थे, इसलिए इसे आहत सिक्का कहा जाता था। इसको भी देख लेना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक में है नगर।
नगर क्या था? अनेक गतिविधियों के केंद्र, अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण मथुरा, 2500 साल से भी ज़्यादा समय से यह महत्वपूर्ण नगर रहा। जो मथुरा था उस टाइम में महत्वपूर्ण नगर के नाम से जाना जाता था। इसमें जो था 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। 2000 साल पहले मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। और मथुरा किसके लिए फेमस था? मूर्तियों के लिए। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है शिल्पकार, शिल्प तथा शिल्पकार। तो क्या था ये? पुरास्थलों से कई प्रकार के शिल्पों के नमूने मिले हैं, जिसमें मिट्टी के ही बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें ऊपरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? ऊपरी काले चमकीले पात्र, क्योंकि यह ज़्यादातर उपमहाद्वीपों के ऊपरी भाग से ही मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। तो व्यापारी को क्या कहा जाता था? श्रेणी। इसको याद रखना है। व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो श्रेणी कहा जाता था। उसके बाद एक टॉपिक है अरिकामेडु। अरिकामेडु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। पुदुचेरी में स्थित एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। इस स्थान से भूमध्य सागरीय एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि शराब या तरल जो तेल था इसको रखा जाता था। तो ये सब जो है सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो मैं जब तैयारी करती थी तो इसको शॉर्ट नोट के रूप में देखती थी। आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ना है 6th क्लास का, उसमें फ़ोटो भी दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ों को। आप लोग फ़ोटो परिस्थितियाँ, ये जो है परिस्थितियाँ जो है यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है, जिन्हें प्रशस्ति कहते हैं। जो प्रशस्ति है वो विशेष किस्म का अभिलेख है। प्रशस्ति भी अभिलेख ही है। जो ये एक जो अभिलेख ना विशेष किस्म का अभिलेख है, जिन्हें प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। मतलब किसी का ये प्रशस्ति देखिएगा तो उसमें राजा का प्रशंसा, राजा का बखान किया गया है, उसको कहा जाता है प्रशस्ति। तो एक प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। उसमें जो है तो प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा करना, तो इसमें भी समुद्रगुप्त की प्रशंसा ही की गई होगी। तो देखिए आइए पॉइंट्स को देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के दरबार में कभी वो मंत्री रहे हरिसेन ने इसमें राजा को एक योद्धा के रूप में बताया और इसकी भरपूर प्रशंसा की है। जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है इसको समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इसमें राजा का बखान किया है, जिसमें राजा को एक योद्धा के रूप में बताया है और इसकी भरपूर प्रशंसा की है। उसके बाद नेक्स्ट है हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियाँ। इसको ना देख लेना है और याद कर लेना है, इसको मुंह में याद रहना चाहिए एकदम, कि एग्जाम में से कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैं इसको लिखी हूँ और आप लोग इसको बार बार देखिएगा कि हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियाँ। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में बताया है। तो पहले नंबर में क्या बताया है? आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। जो नंबर 1 है, आर्यावर्त के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद दूसरा है दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं दक्षिणापथ में। इन सब ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। जो दक्षिणापथ के 12 शासक थे वो भी समुद्रगुप्त से युद्ध में हार गए थे और समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। उसके बाद है तीसरा और चौथा। तीसरे में क्या बताया है? इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। जो ये लोग थे इन लोग भी युद्ध नहीं किया, हरिसेन से हार मान लिया, समर्पण कर दिया। तो इसमें क्या है? असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण और संघ आते थे, जो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे तथा उसके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। उसके चौथा, कुषाण तथा शक वंश और श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की विवाह अपनी पुत्री के साथ किया। जो ये लोग भी समर्पण कर दिए और ये लोग समुद्रगुप्त को दामाद मतलब समुद्रगुप्त का विवाह जो है अपनी पुत्रियों के साथ करवा दिया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विक्रम संवत। जो विक्रम संवत में वही आता है चैत, बैसाख, पूर्णिमा, ये सब जो है वो सब विक्रम संवत के अंतर्गत ही आता है। तो विक्रम संवत का जो प्रारंभ था 58 ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। विक्रम संवत गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य उपाधि धारण कर ली। कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नगरम। तो नगरम किसको कहा जाता था? व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर घनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। तो नगरम बेसिकली नगरम किसको कहा जाता था? नगरम जो था व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर घनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण होता था।
उसके बाद ये टॉपिक है संगम मोवेंदार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन सीटेट जुलाई में भी पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तो मोवेंदार का मतलब क्या होता है? मोवेंदार का मतलब होता है तीन मुखिया। तमिल शब्द है, मोवेंदार जो है एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। और इन तीन मुखियों में कौन कौन है? चोर, चेर और पांड्य। इन तीनों को याद रखना है। उसके बाद इसमें बताया गया है 2300 साल पहले दक्षिण भारत में ये काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। चोल, चेर, पांड्य, ये जो संगम मोवेंदार थे 2300 साल पहले दक्षिण भारत में ये काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। और जो थे सबके दो दो सत्ता केंद्र थे। जो मोवेंदार संगम मोवेंदार थे सबके दो दो सत्ता केंद्र थे। तीन मोवेंदार हैं, चोल, चेर और पांड्य, तो दो दो करके है तो हो गया 6, जिसमें एक तटीय हिस्से में रहता था और दूसरी अंदरूनी हिस्से में। इनके दो दो सत्ता केंद्र थे जिसमें एक तटीय हिस्से में तथा दूसरे अंदरूनी हिस्से में पाए जाते थे। इस तरह इनके 6 केंद्र थे। उसके बाद चलिए इन 6 केंद्रों में देख लेते हैं। तो इन 6 केंद्रों में जो है प्रमुख 2 केंद्र थे। 2 केंद्र में से नंबर 1 में आता है, एक चोलों का पतन या पुहार कावेरीपट्टनम में था और दूसरा है पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ये दोनों केंद्र प्रमुख है, इन दोनों केंद्र को याद रखना है। उसके बाद मोवेंदार जो लोग थे, मोवेंदार लोगों से नियमित कर नहीं लेते थे बल्कि उपहार की मांग करते थे। ये लोग जो थे नियमित कर नहीं लेता था किसी से भी, उसके बदले ये उपहार की कामना रखते थे कि हमें उपहार ला के दे, अच्छी अच्छी कीमती पत्थर, कुछ उपहार। टैक्स नहीं लेते थे नियमित। ये चीज़, ये पॉइंट याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोवेंदार लोग टैक्स नहीं लेते थे बल्कि उपहार की मांग करते थे। उसके बाद है, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। उसके बाद जो मोवेंदारों के बाद है सातवाहन राजवंशों का प्रभाव पड़ा। सातवाहनों का प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी थे। जो सातवाहनों का प्रमुख राजा था तो वो गौतमी पुत्र था श्री सतकर्णी। तो इनके बारे में क्या है? इनके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान में दिए गए अभिलेख से पता चलता है। तो इनकी माँ जो श्री सतकर्णी की माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान में दिए गए अभिलेख से इनके बारे में पता चलता है। तो उसके बाद है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से देखना है। सीटेट में बार बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं, कथन और कारण वाले, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन ने किया, लेकिन इस तकनीकों को ये हजारों सालों तक छुपाए रखी। जो रेशम बनाने का जो मार्ग था, इनका आविष्कार जो था रेशम बनाने का, जो कीड़े से, कच्चे कीड़े से रेशम बनाया जाता है, तो इसका आविष्कार जो पहले था चीन ने किया था, लेकिन ये कई सालों तक इसको छुपाए रखा था, बताया नहीं था किसी को। उसके बाद चीनी यात्री जिस रास्ते से यात्रा करते थे वह मार्ग रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहलाता था। जो चीनी यात्री था जिस रास्ते से व्यापार करता था उसी रास्ता को रेशम मार्ग कहा जाने लगा, यानी कि इंग्लिश में इसको सिल्क रूट कहा जाता है। उसका जो सिल्क रूट पर नियंत्रण था तो किस शासक का था? तो कुषाण का था। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासक कुषाण थे, इसको याद रखना है, स्टार पॉइंट है। उसके बाद देखना है बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कनिष्क ने बौद्ध परिषद का गठन किया था। तो बौद्ध परिषद क्या होता है? बौद्ध परिषद होता है, इसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। जो बौद्ध परिषद था इनका निर्माण जो है किसने करवाया है? तो इनका निर्माण करवाया है कनिष्क ने। कनिष्क ने इसका निर्माण करवाया, तो किस लिए निर्माण करवाया था? तो इनमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। उसके बाद है बौद्ध की जीवनी, बौद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। अश्वघोष जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र का जो रचनाकार है कवि अश्वघोष है, और उनका जो वो जो रहते थे किनके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते हैं। उसके बाद तीर्थयात्री, तीर्थयात्रियों में से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीटेट में, तो उसमें याद रखना है भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाइनशान काफ़ी प्रसिद्ध थे, जो 1600 साल पहले आया था। जो फाइनशान थे वो 1600 साल बाद आए थे यहाँ पे, क्या कहता है, तीर्थयात्री भारत में 1600 साल पहले। इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना है। उसके एक आए थे चीनी यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो थे 1400 साल पहले भारत आए थे। उसके बाद था इत्सिंग जो है 50 साल पहले भारत आया था। ईंटों और पत्थरों की इमारतें, ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। जो हमारे शिल्पकारों की कुशलता है उसके नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। उसके बाद स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। टीला होता है स्तूप का शाब्दिक अर्थ। उसके बाद देखते हैं प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? जो इस डिब्बे में रखा जाता है तो इसको धातु मंजूषा कहा जाता है। जो इन डिब्बों में थे तो बुद्ध के अनुयायियों के शरीर के अवशेष, दांत, हड्डी, राख या फिर कीमती पत्थर या फिर वो जो प्रयोग में सिक्के लाते थे उसको रखा जाता था। तो इस डब्बा को कहा जाता था धातु मंजूषा। तो इस टॉपिक को भी याद रखना है।
उसके नेक्स्ट पॉइंट है कि जहाँ शरीर के अवशेष रखे जाते थे उन्हें धातु मंजूषा कहा जाता था। वही बात है, जहाँ डब्बा में बुद्ध के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या फिर कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते थे उसको धातु मंजूषा कहते थे। उसके बाद है प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों के साथ ढक दिया जाता था। जो प्रारंभिक स्तूप था धातु मंजूषा के ऊपर रखा जाता था और मिट्टी का टीला होता था। बाद में उस गुंबद नुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे दक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहा जाता था। इन सारे पॉइंट्स को ना याद रखना है कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि इससे कथन और कारण वाले क्वेश्चन सीटेट में पूछेंगे, तो इसको अच्छे से 2-3 बार देखना है, पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है सांची का स्तूप। सांची का जो स्तूप है मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप यह आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण इस काल में हुआ था। आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण जो था इसी काल में किया गया था। मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं का पूजा होता था। तो इसमें पूछेगा कि इसमें किस देवी देवताओं का पूजा होता था प्रारंभिक काल में हिंदू मंदिरों में, तो विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखना है, मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो गर्भगृह होता था, जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। तो पूछेगा कि देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रखी जाती थी, तो गर्भगृह में। उसके बाद है पुरोहित पूजा पाठ करते थे। उसके बाद है भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। इन सारे जो पॉइंट्स है, शिखर, गर्भगृह, धातु मंजूषा, इन सारे पॉइंट्स को बार बार पढ़ना है। इसी से सीटेट क्वेश्चन पूछती है। सीटेट एनसीईआरटी के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं करती है। 6 to 8 की एनसीईआरटी पढ़ना है, बस उन्हीं से क्वेश्चन करती है। तो ये सारे पॉइंट जो है 6 क्लास की चैप्टर नंबर 7 में हिस्ट्री का दिया हुआ है, आप लोगों को पढ़ना है। बुक के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि रिवीजन करने में शॉर्ट नोट जितना साथ देती है बुक नहीं देती, क्योंकि बुक को रिवीजन करने में बहुत समय लगेगा। तो शॉर्ट नोट बनाइए, उसका रिवीजन कीजिए। मैं ऐसे ही करती थी, मैं शॉर्ट नोट बना लेती थी और एग्ज़ाम से जो 1 महीने पहले होते थे तो मैं शॉर्ट नोट्स बस पढ़ती थी। तो आप लोग भी उसी तरह करें, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम का एक जगह होता था, जो यह एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। मंडप नाम का जो जगह होता था मंदिर में, वह एक सभागार होता था और यहाँ लोग इकट्ठा होते थे। जैसे इस मंदिर के एग्जाम्पल है महाबलीपुरम और ऐहोल मंदिर, इसके एग्जाम्पल है। इसके नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तकें। पुस्तकें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इंग्लो नामक कवि ने की थी। जो शिल्पादिकारम है की रचना इंग्लो नामक कवि ने की थी, तो इसको भी याद रखना है। उसके 2 संस्कृत महाकाव्य जो है महाभारत और रामायण, जो लंबे समय से लोकप्रिय रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है पुराणों एवं महाभारत के लेखक जो है व्यास महोदय जी हैं। पुराण और महाभारत के जो लेखक है व्यास है। उसके संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं। इन सब पॉइंट्स को याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद है लास्ट टॉपिक आर्यभट्ट महोदय। आर्यभट्ट जो थे वो जीरो का आविष्कार किए थे, जीरो का जो खोज किए थे आर्यभट्ट महोदय किए थे। ये जो थे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों थे। संस्कृत में इन्होंने आर्यभट्टियम पुस्तक की रचना की है। इसमें इन्होंने बताया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से दिन रात होती है। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर चक्कर काटती है, इसी की वजह से दिन और रात होती है। किसने कहा है, तो आर्यभट्ट महोदय ने। ये सारे थे बहुत ही वीवीआई पॉइंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप लोग जो है ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। अगर एक बार में चीज़ें याद नहीं होती है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, चीज़ें जो है क्लियर कट है, याद हो जाएगा। और एग्ज़ाम में 2 दिन बचा है, तो 2 दिन जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस कीजिए। ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़िएगा, जो सब पढ़ लिए हैं उसी का बस रिवीजन कीजिए, काफ़ी हेल्प होगा आप लोगों को। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।